ट्यूशन टीचर। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ा था और स्लेव डायनेस्टी में हमने एक ये पढ़ा था कि जो लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी दैट इज कैकुबाद द सन ऑफ बुगरा खान वाज मर्डर्ड बाय द नोबल खिलजी। ये बात हमने पिछले चैप्टर में यहाँ से छोड़ी थी, अगर आप उसको देखेंगे तो। फिर हम शुरू करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, नोन एज क्लेमेंसी किंग। नोन एज क्लेमेंसी किंग का मतलब कि वो बहुत दया रखता था लोगों के प्रति, बहुत दयालु था। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ पीस, उसने पीस की पॉलिसी फॉलो की। और जो ये जलालुद्दीन खिलजी था, इसके भतीजे ने, हिज नेफू अलाउद्दीन खिलजी मर्डर्ड हिम, उसका मर्डर कर दिया एंड कैप्चर द थ्रोन एंड खुद किंग बन गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दैट इज जब उसने मर्डर कर दिया, वो खुद किंग बना। तो फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली, पहला तुर्किश सुल्तान था दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी। इस पॉइंट को याद रखेंगे आप। ठीक है, नोन टू बी क्रूएल एंड रिजोल्यूट रूलर। ये जो फर्स्ट तुर्किश सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली, नोन टू बी क्रूएल, बहुत ही निर्दयी। क्रूएल मतलब जरा सा भी दया नहीं, जबकि जलालुद्दीन क्लेमेंसी किंग था। एंड रिजोल्यूट रूलर, रिजोल्यूट रूलर का मतलब हुआ कि वो जो सोच लेता था, रिजोल्यूशन जो ले लेता था वो करता था, जिसको रिजोल्यूट रूलर था। फिर आते हैं अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पूरा डिटेल में कुछ जानेंगे, क्योंकि इसने बहुत अच्छे काम किए थे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक था। अब इसने अपने एम्पायर का एक्सपेंशन किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने क्या किया? कानकड़, गुजरात, मालवा एंड मेवाड़। इसने गुजरात, मालवा और मेवाड़ को जीत लिया। ठीक है, गुजरात, मालवा एंड मेवाड़ को इसने जीत लिया। ये देखिए, ये मैप है अलाउद्दीन खिलजी रूल का। ये पूरा का पूरा पोर्शन उसके डायरेक्ट रूल में आता था, पूरा का पूरा पोर्शन। ये जो शेडेड है हल्का येलो कलर का, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो था ये अलाउद्दीन खिलजी के। अब गुजरात ये वाला पोर्शन था, इसने उसको जीत लिया, ये गुजरात। मेवाड़ जो कि प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में है, उसको जीत लिया। गुजरात और मालवा, मालवा दैट इज ये नर्मदा रिवर के पास वाला रीजन। तो गुजरात, मेवाड़ एंड मालवा, इस रीजन को उसने कॉन्कर्ड कर लिया, मतलब कि जीत लिया। अब जीत लिया तो आगे क्या हुआ देखते हैं। अब फिर क्या किया? ही आल्सो कॉन्कर्ड राजपूत डोमेन्स रणथंबोर, चित्तौड़ एंड जालौर इन राजस्थान। ये 3 राजपूत के अंडर में आते थे, उसको भी उसने जीत लिया। कौन कौन सा? रणथंबोर, चित्तौड़ एंड जालौर इन राजस्थान। ये देखिए मैप में, ये रणथंबोर है। मैप में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये रणथंबोर, ये वाला पोर्शन दैट इज ये वाला रणथंबोर, चित्तौड़, ये वाला भी जो राजपूत के अंडर थे, ये भी उसने जीत लिए। किसने जीत लिए? अलाउद्दीन खिलजी ने। His most ambitious victory was over the Deccan। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है। क्या? His most, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे एम्बिशियस विक्ट्री थी वो डेक्कन की थी। डेक्कन कहाँ पे पड़ता है, किस एरिया में पड़ता है? तो ये देखिए, ये वाला पोर्शन जो है डेक्कन है। ये वाला पोर्शन जो है ये डेक्कन पोर्शन है, जिसमें देवगिरी, वारंगल, हेलेबेड हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। देवगिरी, हेलेबेड, वारंगल। इस पर सबसे जो एम्बिशियस विक्ट्री थी उसकी, वो डेक्कन वाली थी, डेक्कन की थी, मतलब इस तरफ की। हाँ, इसमें डायरेक्ट रूल नहीं किया था, वो जीत गया था। अब देखिए हम आगे करते। हाँ, अब डेक्कन उसने जीत तो लिया था, बट किसके हेल्प से, ये हम पढ़ते हैं। मलिक कफूर एक था, उसका जो जनरल था, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। लेड हिज कैंपेन,
उसी ने डेक्कन वाला जो एम्बिशियस विक्ट्री इसकी थी उसको लेड किसने किया था, उसको लेड किया था मलिक कफूर ने, मतलब उसको लीड किसने किया था, मलिक कफूर ने। ये था कौन, इसके बारे में जान लेते हैं। ही वॉज अ स्लेव नोन एज हजार दिनारी। एक बात ये भी यहाँ पे नोट करिए, इंपॉर्टेंट है कि हजार दिनारी कौन था, तो मलिक कफूर था। मलिक कफूर वॉज द जनरल, आर्मी का जनरल था, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो हजार दिनारी किसको कहते हैं, मलिक कफूर को कहते थे। और इसने किया क्या, डिफीट किया रूलर ऑफ देवगिरी, अभी आपको मैप में दिखाया था, देवगिरी के रूलर को हराया, वारंगल, होयसल एंड पांड्याज इन द साउथ, इसी पोर्शन को डेक्कन कहते हैं। अब जब इसने हराया तो किया क्या, ही कैरीड अबे ह्यूज वार बूटी। वार बूटी का मतलब ये होता है, जब हम पुराने समय में जब कोई जीत जाता था तो वहाँ की सारी प्रॉपर्टी जैसे कि सोना, चांदी, घोड़े, तलवारें, ये सब लूट लाते थे, उसी को वार बूटी बोलते हैं। तो ह्यूज वार बूटी। अब ये देखिए ह्यूज वार बूटी में था क्या, 612 एलिफेंट लाए थे, 20,000 हार्सेस ले आए थे भाई साहब, लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड, चेस्ट ऑफ ज्वेल्स। चेस्ट ऑफ ज्वेल्स का मतलब होता है संदूक भर भर के ज्वेलरी लूट के लाए थे। डिफीटेड किंग, जो किंग हार गए थे, अलाउड टू रूल, उन जो किंग हार गए थे उनको कहा गया कि आप रूल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ वॉज फार ऑफ एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, क्यों कहा गया रूल करने के लिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा ये तो बहुत दूर है, और साउथ वॉज फार, बहुत दूर है, एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, और इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है, इसीलिए ने कहा ठीक है चलो तुम हार गए लेकिन तुम रूल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मलिक कफूर ने। अब मंगोल इन्वेजन उसी समय हुआ। मंगोल इन्वेजन क्या हुआ, मंगोल अटैक दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1296। देखिए पहली बार मंगोल अटैक हुआ 1296। उससे पहले चंगेज खान, दैट इज गंगेज खान आने वाला था, बट इल्तुतमिश ने क्या किया, उसको यहाँ पे शरण नहीं दी अपने, मतलब इंडिया में नहीं आने दिया, तो उससे गंगेज खान खुश हो गया था और उसने इंडिया पे अटैक नहीं किया था। लेकिन अब यहाँ पे 1296 दैट इज अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में फर्स्ट मंगोल अटैक हुआ। ही डिफीटेड देम एंड सेंट बैक। किसने डिफीट किया, अलाउद्दीन खिलजी ने डिफीट किया, किसको, मंगोल को, और वापस भेज दिया। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फ्रंटियर प्रोविंसेस वर गिवन टू द जफर खान एंड मलिक कफूर। जो दैट मीन्स जो फ्रंटियर प्रोविंसेस थे, मतलब मंगोल अटैक के पास में जो प्रोविंसेस थे, उन सारे प्रोविंसेस का जो है इनको दे दिया गया, जफर खान को और मलिक कफूर। मलिक कफूर कौन था, इसके बारे में अभी हमने डिटेल में देखा। और इसने क्या किया, इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, कंट्रोल ऑन नोबेल्स। जो नोबेल्स थे उनके ऊपर कंट्रोल किया, कैसे, द लैंड इक्ताज वर टेकन बैक। उन नोबेल से, जैसे कि तुर्कान चहलगानी जो ग्रुप ऑफ 40 बने थे, इसने क्या किया कि जो इक्ताज थे वो सबसे वापस ले लिया, टेकन बैक। ड्रिंकिंग एल्कोहल, मतलब शराब पीना, इन पब्लिक प्लेसेस वॉज प्रोहिबिटेड, मतलब शराब, पब्लिक प्लेस में शराब पीने को बैन कर दिया गया। जो इक्ताज नोबेल को दिए गए थे वो वापस ले लिए गए। एंड और क्या हुआ, सोशल गैदरिंग ऑफ द नोबेल्स वर बैंड, और सोशल गैदरिंग पर भी उनकी रोक लगा दी गई कि पता चले आप लोग इकट्ठा होकर के कोई प्लान न बनाओ कि ये किंग को हटा दिया जाए। सॉरी। अब हम देखते हैं मिलिट्री रिफॉर्म। मिलिट्री रिफॉर्म क्या क्या उसने किए, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग। इसको ध्यान रखना, दाग का मतलब क्या होता है, दाग का मतलब होता है ब्रांडिंग हार्सेस एंड चेहरा, एन आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम फॉर सोल्जर्स। एक, हाँ तो अब ये आपको ध्यान रखना है, दाग सिस्टम किसने चलाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग क्या था, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस की ब्रांडिंग की जाती थी, हॉर्सेस की ब्रांडिंग की जाती थी, मतलब दाग का मतलब ये होता है, मतलब कुछ चीज़ लोहा गर्म करके उस पर टच करा दिया जाता था तो प्रिंट हो जाता था उस पर, उसके शरीर पे। इससे होता क्या था, इससे होता ये था कि पहले लोग क्या करते थे कि अच्छे घोड़े अपने पास रख लेते थे और गंदे घोड़े आर्मी में शामिल कर देते थे। इससे क्या हुआ, करप्शन रुक गया।
एंड चेहरा, आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम फॉर सोल्जर्स, और सोल्जर्स के लिए आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम। व्हाट इज चेहरा, ये पूछा जा सकता है। चेहरा क्या है? एन आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम फॉर सोल्जर्स, और दाग क्या है? ब्रांडिंग हार्सेस। अब अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन फरिश्ता, ही फरिश्ता एक हिस्टोरियन थे, ही हैड मोर देन, अकॉर्डिंग टू मतलब फरिश्ता उसने बताया कि 4,75,000 हार्समैन थे अलाउद्दीन खिलजी के पास, है ना। सैलरी 240 टंकास पर ईयर दिया जाता था उनको। बट हार्समैन हु हैड देयर ओन हार्सेस, लेकिन जिसके पास खुद के घोड़े होते थे वो 78 टंकास ज़्यादा उसको एक्स्ट्रा मिलते थे। ये हो गई इनकी अलाउद्दीन खिलजी की मिलिट्री रिफॉर्म। अगली रिफॉर्म इसने क्या की? अगली रिफॉर्म इसने की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इसने अप्लाई करी। क्या था मार्केट कंट्रोल? द फार्मर्स वर अलाउड टू कीप ओनली 10 माउंट्स ऑफ कॉर्न विद देम। 10 माउंट्स ऑफ का, माउंट्स का मतलब होता है एक्चुअल में ढेर, मतलब कोई मतलब कॉर्न है, जैसे कोई क्रॉप हुई उसका ढेर लगा दो। तो 10 माउंट कुछ मेजरमेंट सिस्टम था उस टाइम का। 10 माउंट्स वो केवल अपने पास रख सकते थे फार्मर्स, और द रिमेनिंग वाज सोल्ड टू द गवर्नमेंट एट द फिक्स्ड रेट, और जो बाकी बचता था उसको गवर्नमेंट को मतलब किंग को सोल्ड करना पड़ता था, फिक्स्ड रेट पे बेचना पड़ता था। अब क्या हुआ? लार्ज नंबर ऑफ ग्रेनरीज वर बिल्ड, और बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रेनरीज बनाई गई। ग्रेनरीज का मतलब जहाँ पे ग्रेन रखा जाता है, जहाँ पे ये जो फार्मर से खरीदे जाते थे उसको कलेक्ट किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपॉइंटेड अ ऑफिसर सहना ए मंडी, ये याद रखना है। अपॉइंटेड अ ऑफिसर सहना ए मंडी, उसने एक ऑफिसर अपॉइंट किया सहना ए मंडी, जिसका काम क्या था? प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ प्राइस, वो सबकी प्राइस फिक्स करता था, जो कि अभी भी प्रेजेंट टाइम में है हमारे पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास है, जो सबकी प्राइस जिसको एमएसपी बोलते हैं। रजिस्टर मर्चेंट को रजिस्टर करते थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशन शॉप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ राशन शॉप। राशन शॉप जो अभी भी चलती है, क्या होता है, जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग, अभी भी गवर्नमेंट इसको चलाती है राशन शॉप। वहाँ पे ये होता है आज भी प्रेजेंट टाइम में 3 रुपये केजी राइस मिल जाता है, 2 रुपये केजी बीट मिल जाता है, जो शुगर होता है वो 5 रुपये केजी, 6 रुपये केजी, ऐसे राशन शॉप पे गरीब परिवारों को, गरीब फैमिलीज को मिलता है आज भी प्रेजेंट टाइम में। और ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा? राशन शॉप बोलते हैं। इसने लैंड रिफॉर्म भी किया। लैंड रिफॉर्म में इसका क्या था? ऑर्डर टू मेजर द लैंड विच वॉज अंडर कल्टिवेशन, उसने ये कहा कि सारे लैंड को मेजर करो जिस पे खेती होती है। कल्टीवेशन खेती होने का मतलब जिस पे क्रॉप ग्रो की जाती है। लैंड रेवेन्यू, खराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। व्हाट इज खराज? तो खराज क्या था अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में? खराज था लैंड रेवेन्यू को हम लोग खराज बोलते थे। वॉज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होता था। अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी, मतलब जो लैंड रेवेन्यू होता था जिसको उस टाइम पे खराज बोला जाता था, वो अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी, सॉइल कैसी है उस सॉइल के फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग फिक्स्ड होता था। अब ये फर्टिलिटी क्या होती है? फर्टिलिटी का मतलब जैसे कुछ ज़मीन ऐसी, कुछ लैंड ऐसे होते हैं जिस पे क्रॉप अच्छी नहीं होती है, कुछ लैंड ऐसे होते हैं जिस पे क्रॉप अच्छी होती है। तो जिस पे क्रॉप अच्छी होती है, जिस पे फसल अच्छी होती है, ज़्यादा ग्रेन मिलते हैं, उसको हम लोग गुड फर्टाइल लैंड बोलते हैं, और जो नहीं होते उसको बैड बोलते हैं। तो मतलब ये फिक्स्ड होता था, लेकिन उनकी फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग। लैंड रेवेन्यू ऑफ दोआब एरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपसे पूछा जाएगा। व्हाट इज दोआब? दो का मतलब 2 और आब का मतलब पानी। तो 2 पानी के बीच की जगह, दैट इज गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है उसको दोआब बोलते हैं। वाज मेड हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस,
और गंगा और यमुना मतलब दो आब के बीच में जो लैंड आता था वो बहुत ही फर्टाइल था, और वहाँ पे जो क्रॉप होती थी, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भैया हम यहाँ पे हाफ लेंगे, जितना आप क्रॉप उगाओगे, मतलब जैसे 10 माउंट्स हुआ अगर, तो 5 माउंट्स गवर्नमेंट का और 5 माउंट्स फार्मर्स का। दो आप देख लेते हैं पहले क्या होता है। ये देखिए, ये दो रिवर है, हम आपको दिखाते हैं। ये है आपका गंगा रिवर, ये है गंगा रिवर, ये है गंगा रिवर, ठीक है। और ये है यमुना रिवर, यमुना रिवर, यमुना रिवर, ये हो गई यमुना रिवर। और इसके बीच में जो लैंड है ना, इसी को बोलते हैं दोआब। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल मतलब लैंड थी, और यहाँ पे जो क्रॉप होती थी उसका हाफ जो है वो लिया जाता था, गवर्नमेंट उसके का लेती। अब देखते हैं तो व्हाट इज दोआब एरिया, हमने यहाँ पे मार्क करके भी लिखा है, ये भी है एरिया बिटवीन यमुना एंड गंगा। अलाउद्दीन डाइड इन 1316, 1360 में भैया अलाउद्दीन चले गए। द लास्ट रूलर, और जो खिलजी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था गयासुद्दीन तुगलक, हु स्टार्टेड, हाँ जो लास्ट रूलर था वो किल्ड हो गया, मतलब किल्ड कर दिया गया, मार दिया गया। किसने मारा? गयासुद्दीन तुगलक ने, हु स्टार्टेड तुगलक डायनेस्टी। तो लास्ट, अब लास्ट रूलर क्या नाम था हमें इससे मतलब नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो फिर जब द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी जो थी वो मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया। किससे, किसने मर्डर किया? गयासुद्दीन तुगलक ने, और उसने एक नई डायनेस्टी बनाई, दैट इज तुगलक डायनेस्टी। इस बात को हमें याद रखना है, ठीक है। तो इनका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लैंड रिफॉर्म, खराज क्या होता है, राशन शॉप वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, सहनाई मंडी याद रखना है आपको, मार्केट पॉलिसी वाला। मिलिट्री रिफॉर्म में आपको दाग एंड चेहरा सिस्टम याद रखना है। दाग क्या होता है? ब्रांडिंग आर्सेस। चेहरा क्या होता है? एन आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम फॉर सोल्जर्स। वैसे आपको रटना तो सारे ही हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, दैट इज अब हम बढ़ते हैं तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक ने लास्ट रूलर का मर्डर कर दिया और खुद उसने एक नई डायनेस्टी शुरू की, दैट इज तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में गयासुद्दीन तुगलक भाई साहब जिन्होंने लास्ट रूलर को मारा था 1320 से लेकर 1325, केवल 5 साल तक इन्होंने रूल किया। बहुत बढ़िया। और इसने किया क्या गयासुद्दीन तुगलक ने? बिल्ड तुगलकाबाद नियर दिल्ली, दिल्ली के नियर उसने एक तुगलकाबाद, एक दूसरी सिटी मतलब डेवलप की। और क्या किया इसने? अनेक्स्ड वारंगल कंप्लीटली। अच्छा देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल को जीत तो लिया गथा है, वारंगल, देवगिरी, इन सब एरिया को, लेकिन क्या किया उसने? रूलर को अलाउ किया था कि आप रूल करो, क्योंकि ये दिल्ली से दूर पड़ता है तो हम रूल नहीं करेंगे। लेकिन जब ये भाई साहब आए गयासुद्दीन तुगलक भाई साहब, इन्होंने क्या किया? वारंगल को, हाँ देख नाम में कंफ्यूज मत हो, ये गयासुद्दीन बलबन भी था, ठीक है, जो सजदा करवाता था घुटनों पे बैठ के, किंग के फीट को किस करवाता था, वो दूसरा है। ये गयासुद्दीन तुगलक है, वो गयासुद्दीन बलबन था। हाँ, तो अनेक्स्ट वारंगल कंप्लीटली एंड बंगाल पार्सली, पार्सली को सॉरी बंगाल को पार्सली और वारंगल को कंप्लीटली उसने अपने अंडर में मिला लिया। अब क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल टू इम्प्रूव इरिगेशन, इसने अच्छा काम किया। कैनाल्स मतलब नहर जो होती है वो बहुत ज़्यादा बनवाए इसने। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, इसने कैनाल का कंस्ट्रक्शन करवाया, किस लिए? टू इम्प्रूव इरिगेशन। इरिगेशन अच्छा होगा तो क्रॉप अच्छी होगी, क्रॉप अच्छी होगी तो किंग को अच्छा मिलेगा, वो अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आएगा। पवेलियन बिल्ट फॉर हिज रिसेप्शन, ये मज़ेदार बात है, उसके रिसेप्शन के लिए एक पवेलियन बनाया गया था, कोलैप्स्ड, वो कोलैप्स हो गया और उसी के नीचे दब के वो बेचारा 1325 में मर गया। हिज सन जौना खान बिकेम सुल्तान, और उसका जो बेटा था जौना खान वो सुल्तान बना, जिसी को उसी का मतलब जौना खान का ही दूसरा नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है पवेलियन उसके रिसेप्शन के लिए बनाया गया था, गिर गया, मर गया। उसका बेटा जौना खान जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था वो किंग बना। नोन एज कन्फ्यूज्ड जीनियस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हिस्ट्री का मतलब मिडवल पीरियड का सबसे बेवकूफ़ किंग कहा जाता है इसका, मतलब ये कंफ्यूज था, ये इसको खुद पता नहीं था कि हमको करना क्या है। अभी देखना ये क्या क्या कॉन्सेप्ट लाता है भाई। इब्न बतूता
अबिस्टर डिफेंडेड द किंग इन हिज अकाउंट। इबन बतूता ने इसको डिफेंड किया है अपने बुक में कि नहीं वो ऐसा नहीं था, कन्फ्यूजन, वो जीनियस था, कन्फ्यूजन नहीं था। अब टैक्सेशन इन दोआब, दोआब जान गए क्या होता है, गंगा यमुना के बीच वाला पोर्शन। इंक्रीज द टैक्स टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस, इसने कहा टोटल का भैया 50% हमको दो। अच्छा 50% तो वो भी ले रहे थे, हाफ ऑफ कितना ले रहा था अलाउद्दीन खिलजी। लैंड रेवेन्यू ऑफ दोआब वाज मीडिया हाफ ऑफ टोटल प्रोड्यूस, हाँ टोटल प्रोड्यूस का हाफ ही था, ये भी 50%, तो बेसिकली हम हाफ ही कह सकते हैं, हाफ था। बट द टाइम चूजन टू इंक्रीज द टैक्स वॉज रॉन्ग, लेकिन जिस समय इसने डिसीजन लिया ना कि दोआब में जो हम टैक्स लेंगे वो हाफ लेंगे, वो गलत था। क्यों गलत था? एज इट वॉज द टाइम ऑफ सेवर फेमाइन। सेवर फेमाइन का मतलब क्या होता है कि भुखमरी, अकाल पड़ी हुई थी उस समय। पीजेंट लेफ्ट देयर लैंड, वो खुद ही अपना घर जमीन छोड़ के जा रहे थे। वाइल सम रिवोल्टेड, जबकि कुछ लोगों ने इसका रिवोल्ट किया, विरोध किया। ड्यू टू दिस, और ये सब देखकर सुल्तान डिसकंटिन्यूड द टैक्स, उसने कहा नहीं ठीक है, अच्छा चलो हाफ ना दो, डिस्कस कर लेंगे, जो देना होगा ले लेना। पहली गलती, हाफ टैक्स लगाया, फिर क्योंकि उसका टाइम गलत था, उस समय मतलब अकाल पड़ा हुआ था, तो हुआ क्या कि इसने बढ़ा दिया, तो कुछ लोगों ने रिवोल्ट किया, कुछ लोग अपने लैंड छोड़कर दोआब एरिया से ही भाग गए, तो इसने इस डिसीजन को वापस ले लिया। पहला मिस्टेक। दूसरा एंड बिग मिस्टेक, शिफ्टिंग कैपिटल, इसने दिल्ली से भाई साहब अपनी कैपिटल ही शिफ्ट कर दी। इन 1327 ही ऑर्डर्ड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, जिसका उसने नाम रखा था दौलताबाद। अब सोचो कहाँ दिल्ली है, कहाँ देवगिरी है, इसने अपनी पूरी की पूरी कैप, ये देखिए ये यहाँ पे है दिल्ली, और दिल्ली से ये यहाँ पे अपनी इसने कैपिटल दौलताबाद, दौलताबाद देवगिरी यहाँ पे शिफ्ट कर दी। अब यहाँ पे शिफ्ट करने पे भैया सारे पर्सनल, सारे मिलिट्री आदमी, पूरे सब कुछ यहाँ पे शिफ्ट होंगे। अब इसकी सबसे बड़ी, अच्छा इसकी बेवकूफ़ी नहीं थी, ये इसलिए सोच के इसने अपनी कैपिटल यहाँ पे बनाई थी क्योंकि ये सेंट्रल में है, और ये बंदा चाहता था कि मैं यहाँ पर भी रूल करूँ, यहाँ पर भी रूल करूँ, यहाँ पर भी रूल करूँ, और यहाँ पर भी रूल करूँ। तो सेंटर में होने की वजह से इसने दौलताबाद को अपनी कैपिटल बनाई थी। बट इट इज़ ऑल्सो अ बिग मिस्टेक। हुआ क्या देखते हैं। हाँ, इन बर्नीज वर्ड, बर्नी एक हिस्टोरियन था उस टाइम का, इट वॉज डिजास्ट्रस फॉर द एम्पायर, सबसे बड़ा डिजास्ट्रस था ये, बर्नी भाई साहब खुद बोल रहे हैं। मैनी कुड नॉट सर्वाइव, बहुत से लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाए, द लॉन्ग जर्नी, इतनी बड़े जर्नी को, एंड पेरिस्ड ऑन द रोड, और रोड पे ही मर गए बेचारे। पेरिस्ड का मतलब मर जाना, पेरिस्ड ऑन मतलब वो रोड पे ही मर गए। अब रीज़न क्या था, रीज़न फॉर शिफ्टिंग कैपिटल, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई कौन थे ये भाई साहब, तुगलक, हाँ मोहम्मद बिन तुगलक। ये रीज़न क्या था कि इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, तो रीज़न सुनिए। दौलताबाद वाज सेफर फ्रॉम मंगोल अटैक, इन्होंने सोचा कि मंगोल अटैक से ये सेफर है क्योंकि मंगोल इतनी दूर अटैक नहीं करेंगे। दूसरा रीज़न, दौलताबाद वाज सेंट्रली लोकेटेड, आपको पहले बताया बीच में लोकेटेड था। इट वॉज ईजी टू कंट्रोल ऑल द रीजन, दूसरी रीज़न। तीसरा, द किंग रियलाइज्ड, अच्छा दो बात हो गई, ये दो चीज़ें सोच कर आए कि मंगोल अटैक नहीं होगा और ये सेंटर में, इसलिए हम होल इंडिया पे रूल करेंगे। द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, फिर भाई साहब को मिस्टेक रियलाइज हुआ, क्या, एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल नॉर्थ इंडिया फ्रॉम दौलताबाद। अब ये भाई साहब फिर से रियलाइज हो गए कि नॉर्थ इंडिया को दौलताबाद से कंट्रोल करना मुश्किल है। कैसे भाई, उतनी दूर से देवगिरी से कैसे नॉर्थ को कंट्रोल कर लेंगे। ही आर्डर मस्त बेवकूफ़, ही आर्डर टू रिशिफ्ट द कैपिटल टू दिल्ली, और उसने कहा नहीं भैया चलो फिर से लौटो। तो जितना आने में लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, कुछ मर गए, समय बर्बाद हुआ, उतना ही जाने में यही हाल हुआ। तो इसका, इससे शिफ्टिंग कैपिटल से बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं टोकन मनी, ये भी एक इनका थर्ड बेवकूफ़ी वाला काम था भाई साहब का। करेंसी नोट्स आर मेटल, कॉइन इज कॉल्ड टोकन,
उस टाइम के जो करेंसी नोट्स थे और मेटल कॉइन थे उनको टोकन बोला जाता था, टोकन मनी बोला जाता था। ही इशूड ब्रोंज एंड कॉपर कॉइन, इसने क्या किया, ब्रोंज और कॉपर कॉइन को इशू किया। दीज कॉइन्स कुड बी एक्सचेंज फॉर सिल्वर कॉइन। हाँ, और ये जो कॉपर और ब्रोंज जबकि सस्ते होते हैं, सिल्वर महंगा होता है, इसने कहा कि ये इसको एक्सचेंज करवा सकता है। जो किंग ट्रेजरी है, किंग के पास से इसको रॉयल ट्रेजरी से इसको एक्सचेंज कर सकता है फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। फेक मनी बिगेन टू बी मिंटेड, और कापर और ब्रोंज कॉइन को मिंट करना, बनाना बहुत ही आसान था, लोगों ने यही किया। फेक मनी बिगेन टू बी मिंटेड इन अबेंडेंस, बहुत ज़्यादा फेक कॉइन बन गई। मनी लॉस्ट, और जितने फेक कॉइन बनी वो सब किंग को देकर किंग की ट्रेजरी से उससे लोगों ने सिल्वर कॉइन से एक्सचेंज कर लिया। अब तुम सोचो, जो महंगी कॉइन है सस्ते कॉइन से क्यों बदल रहे हो भाई, क्यों अपना खजाना खाली कर रहे हो? ये तो वही बात हुई ना कि हम एक पार्ले का बिस्कुट लें, एक पार्ले का बिस्किट लें आपसे और उसके हम 100 रुपीज़ देते हैं। भैया 5 वाला पार्ले लाओ, 100 रुपीज़ ले जाओ। ये कौन सी बेवकूफ़ी है? मनी लॉस्ट इट्स वैल्यू, मनी मतलब मनी की वैल्यू ही ख़त्म हो गई। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, द सुल्तान रियलाइज हिज मिस्टेक, 3 साल के बाद उसको अपनी मिस्टेक फिर से रियलाइज हुई एंड विड्रॉ द कॉइन, और कहा नहीं, अब कापर और ब्रोंज कॉइन से नहीं बदले जाएंगे, ये बंद होता है। ही हैड टू एक्सचेंज देम विद सिल्वर पीस, दिस ड्रेन्ड द ट्रेजरी, एंड क्या किया, इसी से पूरी ट्रेजरी इनकी खाली हो गई भाई साहब की। अब आगे बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर। अब इतना बड़ा एम्पायर था लेकिन ये डिसइंटीग्रेट हो गया, लालच आ गया ना भाई साहब के अंदर कि भाई देवगिरी को भी मिला लो, पार्सली बंगाल को भी मिला लो, तो बड़ी हो जाएगी, तो उस पर रूल करना भी टफ हो जाएगा। ही लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी, मतलब इतनी बेवकूफ़ी वाले 3 काम इसने किए, टोकन मनी, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल्स, और एक पहला क्या था इसकी बेवकूफ़ी, हाँ, टैक्सेशन इन दो। आप 3 बेवकूफ़ियाँ इसने इतनी भयंकर बेवकूफ़ी की कि ही लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी, इसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, सुल्तान डिड नॉट गिव पावर टू द उलेमा। अब इब्न बतूता जो उस टाइम का ट्रेवलर था, मोरक्को से आया था, उसने बताया कि सुल्तान ने उलेमा को पावर नहीं दी थी। उलेमा क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। उलेमा, हु वाज उलेमा, तो स्कॉलर ऑफ इस्लामिक लर्निंग को उलेमा कहते थे, मतलब जो जानकार होते थे इस्लाम के। अब गंगेज खान इन्वेडेड आफ्टर 1290, और 1219 के बाद में गंगेज खान ने इन्वेड किया। मंगोल अटैक इंक्रीज्ड ड्यूरिंग हिज पीरियड, इसी के पीरियड में मंगोल अटैक भी इंक्रीज हुआ। रिवेलियंस ब्रोक आउट इन गुजरात, वारंगल एंड बंगाल, रिवेलियन भड़क गए कि अब तो हम अपना रूल करेंगे। द राजपूत रिकैप्चर्ड रणथंबोर एंड चित्तौर, रणथंबोर एंड चित्तौर जो कि किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, वो फिर से राजपूत के अंडर में आ गया। एंड इस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल न्यू स्टेट इन राजस्थान, और एक पावरफुल स्टेट ये रणथंबोर चित्तौर और बन गए, इनसे फ्री हो गए। अब बात आती है फिरोज शाह तुगलक की। ये कजिन था भाई इसका, जौना खान का ये कजिन था। अब इसने उनकी गलतियों से सीखा, अपने भाई के जौना खान के, मोहम्मद बिन तुगलक के, क्या सीखा। ही वॉज कजिन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ। पहला जो उसने इख्तियार वापस लिए थे, कहा नहीं भैया हम इनको खुद रखेंगे। ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ टू प्लीज द उलेमा, उलेमा को प्लीज करने के लिए इसने इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग रूल किया। गिव देम बिगर इख्तियार, और उनको ज़्यादा इख्तियार दिए, लो भैया तुम भी लो, तुम भी लो। इसका रिफॉर्म इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्टेड मेनी कैनाल्स, बेल्स, टैंक, इसने बहुत सारे नहर, कुएं और टैंक बनवाए। रेस्ट हाउसेस बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, एंड लेड 1200 गार्डन्स, एंड 1200 गार्डन्स भी इसने बनवाए। ही ब्रॉट 2 अशोकन पिलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यही भाई साहब थे जो अशोका के पिलर को मेरठ से और सोपारा से दिल्ली लेकर आए।
मतलब अशोका पिलर जो था वो एक मेरठ में था, एक सोपारा में था, वहाँ से भाई साहब उखड़वा लाए दिल्ली में। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वॉज प्लेस्ड इन हिज पैलेस, और उनमें से एक को उसने अपने पैलेस अपने घर में लगवाया, एट फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला में इसका पैलेस था, वहाँ पे इसने एक पिलर को वहाँ पे लगवा लिया। डाइड इन 1388 में ये भाई साहब मर गए। और 1398 में तैमूर इन्वेजन हुआ। तैमूर कौन था? ये मंगोल था। ही वॉज मंगोल एंड रूलर ऑफ समरकंद, ये याद रखना है। हु इज तैमूर व्हेन ही इन्वेडेड इन इंडिया? तो 1390 तैमूर वॉज अ मंगोल रूलर ऑफ समरकंद इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में एक जगह है समरकंद, वहाँ का रूलर था। ही डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जब मंगोल लोग उस टाइम के मतलब बहुत ही डेंजरस हुआ करते थे। द सैयद डायनेस्टी, अब भाई साहब तैमूर ने इन्वेजन किया, सब कुछ खत्म कर दिया, तब उसके बाद नींव पड़ी सैयद डायनेस्टी की। सैयद डायनेस्टी क्या थी? तैमूर लेफ्ट इंडिया बाय अपॉइंटिंग खिज्र खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। खिज्र खान वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, याद रखना है। हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? खिज्र खान। कौन था? तैमूर जब यहाँ से सब कुछ तबाह कर दिया तो उसने खिज्र खान को मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। मुल्तान जो कि प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। इन 1414 सी ही कॉन्कर्ड दिल्ली, 1414 में उसने दिल्ली पे अटैक किया। एंड इस्टेब्लिश्ड सैयद डायनेस्टी, आलम शाह लास्ट रूलर डिफीटेड बाई बहलोल लोदी। और सैयद डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था जिसको आलम शाह बोलते हैं, उसका नाम था बहलोल लोदी, ने उसको हराया। फिर उसने क्या नियुक्त की? लोदी डायनेस्टी। एंड फर्स्ट अफगान रूलर, लोदी डायनेस्टी कौन था? फर्स्ट अफगान रूलर। ये अभी तक टर्किश थे, पहले स्लेव थे, फिर टर्किश थे, अब अफगान रूलर हैं। बहलोल लोदी 1451 से 1489 से फर्स्ट अफगान रूलर। तो अब से पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट अफगान रूलर इन दिल्ली सल्तनत, तो आप बताएंगे बहलोल लोदी। अब बहलोल लोदी के बाद भाई साहब आए सिकंदर लोदी 1489 टू 1517। ही टुक ओवर जौनपुर, उसने जौनपुर एंड बिहार को अपने अंडर में ले लिया सिकंदर लोदी ने। द सिटी ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड बाई हिम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द सिटी ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड बाई हुम? तो सिकंदर लोदी, याद रखना है। आगरा सिटी को किसने फाउंड किया था? तो फाउंडेड का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना। किसने इस्टेब्लिश किया था? तो वो सिकंदर लोदी भाई साहब थे। हिम एंड आगरा बिकेम द कैपिटल ऑफ द सल्तनत, और उसी टाइम पे सिकंदर लोदी ने दिल्ली को छोड़ के आगरा को अपनी कैपिटल बना ली। फिर आते हैं भाई साहब इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 टू 1526, आलम खान अंकल थे। आलम खान अंकल एंड दौलत खान द गवर्नर ऑफ पंजाब इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। इब्राहिम लोदी के पीरियड में आपको ये ध्यान रखना है कि आलम खान जो कि इब्राहिम लोदी के अंकल थे एंड दौलत खान जो कि गवर्नर ऑफ पंजाब थे, उसने इनवाइट किया बाबर को कि तुम आओ इंडिया पे अटैक करो। और उसी समय हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, दैट इज 1526। अच्छा, इन लोगों ने बुलाया क्यों भाई? इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में इसने बुलाया क्यों बाबर को अटैक करो? क्योंकि ये किसी को उतना तवज्जो नहीं देता था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ। बाबर लड़ा किससे? इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड एंड ओवरथ्रोन। और इसके बाद फिर आता है मुगल पीरियड 1526 से। वो हमारे सिलेबस में होगा तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ये देखिए, इसको मैच द फॉलोइंग है। पहली चीज गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इधर देखिए टोकन मनी, फाउंडर ऑफ फिरोजपुर, डेक्कन कैंपेन, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, फाउंडर ऑफ आगरा, अभी आपको बताया था फाउंडर ऑफ आगरा कौन थे? सिकंदर लोदी। ये लीजिए मैच कर गया। फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी कौन थे? मलिक कफूर कौन था? अब देखो मलिक कफूर। डेक्कन कैंपेन, मलिक कफूर भाई साहब थे। ये देखो अभी बताया था अलाउद्दीन खिलजी के वो थे।
मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब लाए थे, ये देखिए। ठीक है, अब गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, तो फाउंडर ऑफ, अभी कहाँ पे था, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी तो गयासुद्दीन तुगलक, ये भाई साहब हो गए। अब बचा एक ही, दैट इज फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह फाउंडर ऑफ फिरोजपुर। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो, फिरोज शाह तुगलक रूल्ड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ टू प्लीज, किसको प्लीज करना चाहता था? अरे भाई उलेमा को। ठीक है, नेक्स्ट, खिज्र खान कॉन्कर्ड दिल्ली एंड इस्टेब्लिश द रूल ऑफ खिज्र खान, अभी बताया था, खिज्र खान सैयद डायनेस्टी, ये देखिए। फिर आते हैं, हु वाज द फर्स्ट अफगान लोधी रूलर? फर्स्ट अफगान लोधी रूलर कौन था? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, तो अभी बात हुई थी किसकी, देख लो एक बार, बहलोल लोधी की। किसकी? बहलोल लोधी की। ठीक है, अब वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी? मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी तो वो था सिकंदर लोधी। फिर ही सक्सीडेड सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी को किसने सक्सीड किया था? इब्राहिम लोधी। ही सक्सीडेड सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ये देखिए हो गया। अब हम आते हैं ये सर्किल द करेक्ट आंसर, ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, आप लोग करिएगा और कमेंट में हमको बताइएगा, बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।